वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे मुगल एम्पायर के बारे में, प्लस साथ में डिस्कस करेंगे कि मुगल एम्पायर से जो है वह हिमाचल प्रदेश किस तरह से लिंक करता है। यानी कि आज का हमारा टारगेट रहेगा 1526 से लेकर 1707 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जो कि हिमाचल से भी लिंक करते हैं, हिमाचल की हिस्ट्री का भी पार्ट है, या फिर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में मुगल्स का जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से रहता है, कौन कौन से राजा जो है वो लिंक करते हैं मुगल एम्पायर के साथ हिमाचल प्रदेश के, पूरा जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है वो हमारा प्रीलिम्स के लिए भी हेल्प करेगा, मेंस के लिए भी हेल्प करेगा, प्लस साथ में ही आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश यानी कि HPGK काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसी को हम जो है वो कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 वीडियोस में हमने मुगल एम्पायर को पूरा डिस्कस किया है और दिल्ली सल्तनत को भी हमने पूरा कवर किया। तो जब दिल्ली सल्तनत को हमने पढ़ा था तो हिमाचल का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने वहाँ पे रखा। सिमिलर हमने पहले मुगल एम्पायर को पूरा पढ़ा, वीडियोस आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। और अभी जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा कि हम क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश को डिस्कस करेंगे कि मुगल एम्पायर किस तरह से लिंक करता है हिमाचल के साथ। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। एंड प्लस सर अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं और डेली MCQs करना चाहते हैं तो आप जो है वो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले मुगल एम्पायर के बारे में बेसिक सा बात कर लेते हैं कि 1707 तक जो है वो 1526 से लेकर 1707 तक जो मुगल एम्पायर जो भारत में रहता है, एक ऐसी फेज जिसमें मुगल्स ग्रो करते हैं 1707 तक। औरंगजेब की डेथ के बाद जो है वो मुगल एम्पायर ऑलमोस्ट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू होता है, यानी कि पावर ट्रांसफर होती है सेंट्रल अथॉरिटी से प्रोविंसेस की तरफ। प्रोविंसेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। ये हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, हमारी 2 वीडियोस है, एक अर्ली मुगल्स और एक लेटर मुगल्स, आप उसको देख सकते हैं। अभी क्या है कि हिमाचल प्रदेश से ये कैसे लिंक करते हैं वो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो, पहला जो कंसेप्ट आपको याद रखना है जब हम बात करते हैं कि हिमाचल से ये कैसे लिंक कर रहे हैं, उसमें तो जो फर्स्ट जो कंसेप्ट अप्लाई होता है वो ये कि डायरेक्टली रूल नहीं किया है टिल जहांगीर। जहांगीर के समय तक जो है, जहांगीर से पहले तक अगर हम बात करें, कोई भी ऐसे मतलब हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे कहते हैं कि नहीं उससे पहले भी था, बट लेकिन जो हम प्रेजेंट सोर्सेज की बात करते हैं जो रेलेवेंट हमारे लिए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि पहली बार जो है वो ऑफिशियली अगर हम बात करें तो जहांगीर ने कंट्रोल किया है कांगड़ा फोर्ट को। उससे पहले कोशिश अटैम्प्ट बहुत हुए लेकिन उतने कामयाब नहीं रहे, सिर्फ ट्रिब्यूट ही पे कर पाए थे। तो ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी रहता है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंट्रोल किया है पूरा का पूरा जो आपका एम्पायर है मुगल एम्पायर, उसने हिमाचल प्रदेश को। जिसमें अगर हम बात करें मुगल एम्पायर के टाइम पे जो पहाड़ी राजा जो रीजन थे इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, चंबा और बुशहर। बुशहर यानी कि रामपुर वाला रीजन, कुल्लू उस टाइम पे कुलत भी कहा जाता था और प्रेजेंट टाइम वाला कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम पे भी और अभी भी इंपॉर्टेंट है कांगड़ा पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चंबा ट्राइबल रीजन, देन मंडी। तो ये इंपॉर्टेंट जो रीजन्स थे ऑलरेडी उस टाइम पे एग्जिस्ट थे, उस टाइम पे थे और अभी भी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेट में अभी भी है। अभी मुगल्स ने, हमने ये देखा कि डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया, लेकिन जो हिली रूलर्स थे उन्होंने कहा कि यार चलो ठीक है यार, कोई बड़ी पावर है मुगल, दिल्ली पूरे भारत पे रूल कर रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक करें, हमें तबाह करें, इससे अच्छा है कि ट्रिब्यूट पे कर देते हैं एनुअली। तो एनुअली ट्रिब्यूट पे किया। तो एक तो हम ये पढ़ेंगे कि किसने ट्रिब्यूट पे किया, किसने सपोर्ट किया। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि किसने रिवोल्ट किया। कुछ ब्रेव जो है वो राजपूत रूलर्स भी थे यहाँ पे जिन्होंने मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, इवन औरंगजेब के डिसीजंस को फॉलो नहीं किया। कि जब औरंगजेब ने कहा था कि टेम्पल्स को तोड़ो तो उन्होंने डिसऑबे किया था, नहीं फॉलो किया था। तो ऐसे रूलर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी कारण क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्यों जो है वो ये मुगल्स हिमाचल जो है वो आना चाहते थे। क्यों, देखो गुजरात का समझ आता है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, कोस्टल रीजन। अभी बंगाल का समझ आता है कि वहाँ पे भी कोस्ट है, निर्यात हम कहाँ से कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन हिमाचल क्यों, तो देखो सबसे पहला तो आता है कि एक फॉरेन जो हमें डिफेंस मिलेगा। कैसे, हमारे पास हिमालयाज़ है, हिमाचल में हिमालयाज़ है और कोई भी हिमालयाज़ को क्रॉस करके इतनी जल्दी भारत के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स एक साइड तो हमारी सिक्योर रहेगी। और इन फ्यूचर अगर मतलब लाइक कभी ऐसा होता है, उस टाइम पे मुगल्स को ये लगता है कि अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई वेस्ट से अटैक हो गया तो हमारे पास एक रीजन ऐसा रहेगा जहाँ पर अगर हम छुप के बैठ जाए तो हम बच जाएंगे, क्योंकि प्लेन के जो लोग आ रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं होगी पहाड़ को चढ़ने की। तो हमारे पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। देन उसके बाद ये चाहते थे कि अगर कोई लड़ाई यहाँ पर कोई इस रीजन में कोई बड़ी रियासत बनती है और फिर वो रिवोल्ट करती है तो दिल्ली तो इनके लिए पास में, कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए इनको कंट्रोल में रखना जो है वो ज़रूरी रहेगा। तो एक कारण ये हो जाता है।
उसके बाद जो आपके इस रीजन में था कोई बड़ी आर्मी नहीं थी, कोई बड़ी फोर्स नहीं थी, तो इनको भी डिफेंस चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मुगल्स भी ये सोचते थे कि अगर कोई बाहर से अटैक करे और वो हिमाचल वाला रीजन जो हिली रीजन है इसको अपने कंट्रोल में कर ले, फिर हिली राजा उसको सपोर्ट करके मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए पहले ही जो है वो उनके साथ दोस्ती कर ली जाए। फिर उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हिमालय की जो नदियाँ हैं वो आपको 12 महीने पानी देखने को मिलेगा, तो समुद्र के थ्रू जो आपके समुद्र, या अगर हम बात करें रिवर्स के थ्रू भी ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। ये नदियाँ जब समुद्र में जाके मिलती है तो डेल्टा बनाती है वहाँ पे, वो भी फर्टाइल रीजन था, तो पानी इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट था, इरिगेशन के लिए भी जो है वो 12 महीने पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इस रीजन पर कंट्रोल करना जो है वो काफ़ी ज़रूरी था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देन उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और भी अप्लाई होता है कि ऑटोनॉमी, मतलब मुगल शासक है भाई, मुगल एम्परर पूरे देश पे उसने रूल किया, ठीक है। चाहे वो कोई अगर हम एक छोटा सा नाम अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसने भी पूरे देश पे रूल किया, पूरे के पूरे भारत पे, जो उस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। तो वैसे मुगल एम्परर थे, इंडिया के एम्परर थे, एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। दिल्ली पे बेशक उन्होंने रूल किया, तो इनकी यहाँ पे कोशिश थी कि भाई अगर ऑटोनॉमी बना के रखनी है अपनी, तो फिर पूरे पे यहाँ पे कब्जा भी होना चाहिए, कंट्रोल भी बना रहना चाहिए। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से जो है वो इन्होंने जो है वो हिमाचल पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोशिश करी, अटैम्प्ट करी जीतने की। अब देखो शुरुआत हम बाबर से करते हैं, बिल्कुल बेसिक सबसे पहले हम समझेंगे, और बाबर को पढ़ने से पहले एक फोर्ट की बात करेंगे, दैट इज़ कांगड़ा फोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट कहा जाता है इसको मेडिवल हिस्ट्री का, और जिसने कांगड़ा फोर्ट पे कंट्रोल कर लिया, ऐसा कहा जाता है कि उसने ऑलमोस्ट जो है वो आधे से ज़्यादा हिमाचल पर कंट्रोल कर लिया। अभी बाबर के बारे में अगर हम बात करें तो कोई हमें डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिलते कि बाबर ने ठीक है भाई अटैक किया ये होगा हिमाचल के ऊपर, कोई डायरेक्ट ऐसा एविडेंस नहीं आता है, इनडायरेक्टली कंट्रोल किया, ट्रिब्यूट पे किया। अब कहानी कुछ ऐसी है, देखो यहाँ की, बाबर जब काबुल पे अटैक करता है 1504 पे, 1504 में वो काबुल को जीत लेता है। फिर दौलत खान उसको इनवाइट करता है, दौलत खान कौन था, पंजाब का गवर्नर था, वो उसको इनवाइट करता है कि भाई आप आओ और दिल्ली पे अटैक करो, और इन रिटर्न आप फिर लूट कर वापस चले जाना, मेरे को दिल्ली सौंप देना। बट लेकिन बाबर जब पंजाब पे जाता है तो वो पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खान और उसका जो बेटा था गाजी खान, ये दोनों छुप जाते हैं, और छुप कर कहाँ पर पहुँच जाते हैं, कांगड़ा के फॉरेस्ट में। नो डाउट बाबर इसको माफ़ कर देता है, लेकिन बाबर से बचने के लिए कहाँ पर छुप जाते हैं, कांगड़ा के जंगलों में, कांगड़ा के पास में जंगल थे वहाँ पर छुप जाते हैं। तो ये लिंक होता है थोड़ा सा बाबर के साथ इस तरह से। फिर बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का टाइम बड़ा टफ टाइम था, हुमायूं के टाइम पे हुमायूं बड़ा परेशान था बंगाल से, शेर शाह सूरी से, और सेकंड उसका बहादुर शाह गुजरात, इन दोनों से बहुत परेशान था, इन दोनों से लड़ता रह गया। इसने कोशिश तो करी कि मैं इस रीजन को अपने कंट्रोल में करूं, बट लेकिन ये तो दोनों में ही बिजी रहा, बंगाल और गुजरात में बिजी रहा, उसी के बीच में इसके बाद जो है डेथ हो जाती है इसकी। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जब 1539 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ चौसा, और उसके बाद आती है बैटल ऑफ एक इंपॉर्टेंट आती है, चेक कर लेना इसको एक बार, करनाल हो सकती है, कनौज हो सकती है, बैटल ऑफ कनौज। तो अभी क्या होता है, कनौज है ये। चौसा के बाद में यहाँ पे बैटल में क्या होता है, इसमें जो है वो शेर शाह सूरी डिफीट करता है हुमायूं को, और खुद जो है वो फिर दिल्ली का रूलर बन जाता है। सेकेंड जो है वो ये अफगान डायनेस्टी आते हैं यहाँ पे। अब ये जब सेकेंड अफगान डायनेस्टी यहाँ पे शुरू होती है, अब ये शेर शाह सूरी बहुत एक्सपर्ट थे, इनको पता था कि सभी रीजन को कंट्रोल करना जो है वो ज़रूरी रहेगा, तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा भारत इन्होंने कंट्रोल किया। इन्होंने, इनके पास बंगाल था, इन्होंने बंगाल ऑलरेडी कंट्रोल करके रखा था। उस टाइम पे बहादुर शाह का चैप्टर भी क्लोज हो गया था, तो ऑलमोस्ट इनके पास काम कुछ करने के लिए था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एक खास खान था, ख्वास खान, इसको भेजा कंट्रोल करने के लिए कांगड़ा वैली को। और उसके बाद यही कहा जाता है कि जो एरिया था वो हमीद खान ककर के अंडर जो है वो प्लेस कर दिया। बट लेकिन हिस्टोरियंस जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये सत्य नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा माना जाता है। तो अभी हमारे लिए क्या है, इस पॉइंट को पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद अकबर की हम बात करें, देखो हुमायूं के टाइम पे सिर्फ इतना ही रहता है कि हुमायूं सिकंदर शाह को हरा कर, हुमायूं सिकंदर शाह को डिफीट करके जो है वो रूलर बन जाता है। बट लेकिन कहानी अकबर के टाइम से मिलनी शुरू होती है। अब अकबर की जो पॉलिसीज़ थी रिगार्डिंग द हिली स्टेट, तो सबसे पहले वो ये थी कि कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, आप इनको बोलो सरेंडर करते हैं तो ठीक, अगर सरेंडर कर रहे हैं तो लड़ाई, अगर नहीं सरेंडर कर रहे हैं, अगर नॉर्मली सरेंडर कर दिया तो उनके जो बेटे हैं, जो उनको प्रिंसेस हैं, उनको होस्टेजेस बना दो, उनको ले चलो मुगल दरबार में। अब बेटा मुगल दरबार में रहेगा तो पिताश्री की तो जो राजा, उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ेगी कि रिवोल्ट करे, तो ये अकबर की पॉलिसी थी। और बाद में जहांगीर ने जो होस्टेजर प्रिंसेस थे इनको मियाँ कहा था, तो उसने भी इसको फॉलो किया, औरंगजेब ने भी इसको फॉलो किया। अकबर के टाइम पे शिवालिक रीजन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो मुगल एम्पायर का पार्ट था,
अकबर लाहौर में रहते थे। देखो लाहौर तक, अगर पंजाब तक अगर हम बात करें तो पंजाब भी जो है वो, हरियाणा कुछ रीजन जो है वो शिवालिक से टच करता है, लेकिन हिली रूलर्स जो है वो इजीली ट्रिब्यूट पे करते थे। चैप्टर है यहाँ पे नूरपुर का चैप्टर एक हम पढ़ेंगे, ठीक है, नूरपुर चैप्टर पढ़ेंगे और नगरकोट चैप्टर पढ़ेंगे, ये 2 चैप्टर यहाँ पर रहने वाले हैं। तो अकबर लाहौर में रहे काफ़ी टाइम, तो उसके बाद उन्होंने कोशिश करी कि ये वाला जो रीजन है, हिली रीजन, इसको भी कंट्रोल किया जाए, ताकि अगर कोई गंधार कश्मीर के थ्रू अगर कोई दिल्ली पर अटैक करता है तो उसके ऊपर जाओ पूरा कंट्रोल बना के रखें। तो अकबर एक तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंशन करते हैं, और सेकंड जो अकबर एक्सपेंशन करते हैं वो करते हैं यहाँ पे, जो हमें याद रखना है, दैट इज़ फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यहाँ पर करते हैं अकबर अपनी आइडियोलॉजी को, ठीक है, अकबर दिन इलाही तौहीद इलाही जिसको कहा गया है, तो उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। इवन अकबर क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा चैप्टर आता है नूरपुर का, उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ। अकबर वर्सेस सिकंदर शाह होती है। सिकंदर शाह क्या करता है, ठीक है, जब अकबर क्या करते हैं शाह की तरफ एडवांस होते हैं, तो ये सिकंदर शाह क्या करता है, नूरपुर जिसका पुराना नाम धमेरी था, तो एनडी से इसको याद कर सकते हैं, डीएन से भी याद कर सकता है, इसको एनडी से याद कर सकते हैं, ठीक है, एनडी ज़्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है, एनडी, नूरपुर धमेरी, धमेरी जो है वो नाम था, यहाँ पर आके छुप जाते हैं, ठीक है। और ये जो शाह थे इनको कौन सपोर्ट करते हैं, राजा भक्तमल, और ये कहाँ के राजा थे, नूरपुर के। तो नूरपुर के किले के पास, नूरपुर किले में आकर छुप गए, पहला पॉइंट तो ये समझो कि एंटर इंटर नूरपुर रीजन, और वहाँ पे छुप गए। उसके बाद लेकिन फिर क्या होता है कि इस रीजन को सीज़ भी करके रखते हैं अकबर की फोर्सेस, 8 महीने तक सीज़ करके रखती है। उसके बाद शाह जो है वो सरेंडर करते हैं, और फिर ऑलमोस्ट क्या होता है, ये डिफीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर भक्तमल का नाम याद रखना है, अकबर के टाइम पे नूरपुर का राजा कौन था, भक्तमल, एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद नूरपुर चैप्टर को हम देखते हैं। अब कहानी क्या है, देखो नूरपुर चैप्टर की सिंपल सी क्लियर समझते हैं कि नूरपुर को वहाँ पे तो डिफीट कर दिया, फिर अकबर की नज़र पड़ गई कांगड़ा फोर्ट के ऊपर, अकबर की नज़र पड़ गई कांगड़ा फोर्ट के ऊपर। तो इसमें कहानी किस तरह से शुरू होती है, देखो इसकी, अकबर क्या करते हैं, कांगड़ा की तरफ टर्न करते हैं, लेकिन उस टाइम पे कांगड़ा का जो रूलर था वो था जयचंद। जयचंद जो है वो उस टाइम पे कांगड़ा का रूलर था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर, फिर अकबर क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं कि जयचंद को कैप्चर कर लिया जाए, जयचंद को पकड़ लिया जाए। और किसको ऑर्डर देते हैं, अब खुद तो नहीं जाएंगे भाई, खुद क्यों जाएंगे इतनी दूर। तो वहीं पास में एक रियासत थी जिसका नाम था गुलेर, तो गुलेर का जो राजा था, राजा रामचंद, उसको भेजते हैं कि भाई जाओ और जयचंद को पकड़ के लेकर आओ। अब गुलेर का राजा चला जाता है। मीनवाइल बीच में क्या होता है कि उसका जो बेटा होता है, गुलेर के राजे का बेटा बिधिचंद, उसको ये लगता है कि भाई मेरे फादर साहब जो है वो, उनकी डेथ हो गई है, वो खुद को जो है वो राजा बना देते हैं गुलेर का, और रिवोल्ट कर देते हैं अगेंस्ट मुगल। बोलते हैं कि भाई आपने मेरे पिताजी को भेजा था और उनकी डेथ तो आपकी वजह से हुई है, मैं तो आपके अगेंस्ट रिवोल्ट करता हूँ। अब वो अकेले नहीं होते, उनको सपोर्ट करते हैं राजा ऑफ जसवान और राजा गोपीचंद, ये दोनों पर्सनैलिटीज़ जो है वो सपोर्ट करते हैं बिधिचंद को। फाइनली क्या होता है, अकबर कहते हैं बेटा समझ जाओ ऐसा नहीं है, वो लड़ने के लिए गए थे, ठीक है, और युद्ध है, लड़ाई तो मतलब जान तो जा ही सकती है, नो डाउट, आपको रिवोल्ट करना नहीं चाहिए, आपके पिताश्री ने बहुत सपोर्ट किया है। तो बिधिचंद नहीं मानते हैं, फिर अकबर क्या करता है, यहाँ से भेज देता है खान जहाँ हुसैन कुली खान को। तो ये जो खान जहाँ हुसैन कुली खान था, इसको जब भेजते हैं, अब ये पंजाब के वॉइस रॉय थे उस टाइम पे, इनको कहते हैं कि जाओ भाई कंट्रोल करो, और जो पूरा का पूरा रीजन है, मामला जो है वो सुलटा के आ जाओ, पूरा सॉल्व करके आ जाओ। यहाँ पे क्या होता है, साथ में फिर जब ये सॉल्व करके आते हैं तो ये कह देते हैं कि जो ये आप जीत कर आओगे, सॉल्व करके आओगे, ये एज अ जागीर जो है वो अपने फेवरेट है राजा बिरबल, उनको दे देंगे। मतलब राजा बिरबल को एज अ जागीर जो है वो फिर ये रीजन जो है वो दे देते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, एक्शन टाइम पे अगर हम बात करें तो हुसैन जो आपका ये कुली खान थे, जब ये जाते हैं पठानकोट के थ्रू जो है वो ये, एंड पठानकोट धमेरी के थ्रू जो है वो नगरकोट की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल कहानी ध्यान से सुनना, पठानकोट नगरकोट के थ्रू धमेरी की तरफ, पठानकोट धमेरी के थ्रू नगरकोट की तरफ मूव करते हैं। तो उस टाइम पे जो नूरपुर का राजा था दैट इज़ भक्तमल, ठीक है, उस टाइम का जो नूरपुर का राजा दैट इज़ भक्तमल, और इसने सपोर्ट किया था सिकंदर शाह को, वही सिकंदर शाह जो पंजाब में अगर हम बात करें अकबर के डर से जो है वो नूरपुर वाले रीजन में आके छुप गया था। तो इसको फोर्स करते हैं सरेंडर के लिए कि सरेंडर करो, और सरेंडर जब करते हैं तो मानकोट जिस रीजन में वो थे, जिस रीजन में सिकंदर शाह जो है वो छुपा था, वो रीजन किसके अंडर आ जाता है, पूरा का पूरा मुगल जो है वो अंपायर के अंडर आता है, और पकड़ लेते हैं। उसके बाद लाहौर एग्जीक्यूट कर देते हैं और वहाँ पे बैरम खान इसको मार देते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट रहता है, सिकंदर शाह की मृत्यु जो है वो लाहौर में हुई और बैरम खान ने उसको जो है वो मार दिया। तो बेसिक बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो रूलर था भक्तमल के बाद अगर हम बात करें तो जो तख्तमल था,
उसको जो है वो यहाँ पर रूलर बना देते हैं और नूरपुर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो भक्तमल के बाद कौन बन जाता है, तख्तमल बन जाता है। पहले उसको फोर्स करते हैं सरेंडर के लिए, और सरेंडर जब वो कर देता है तो फाइनली क्या होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कैसी होती है उसकी, लाहौर पे उसको मार देते हैं। नेक्स्ट रूलर कौन बना दिया, तख्तमल, यानी कि अकबर ने कहा मेरा बंदा जो है वो अब यहाँ पर जो है वो स्टेट पे जो है वो रूल करेगा। अब उसके बाद बारी आती है नगरकोट चैप्टर की। नगरकोट चैप्टर की कहानी कुछ इस तरह से है कि पूरा ये नूरपुर वाला चैप्टर कंप्लीट मामला सब निपटाने के बाद मुगल आर्मी क्या करती है, मूव कर जाती है कोटला फोर्ट की तरफ। कोटला फोर्ट जो है वो 20 माइल था नूरपुर से, और फोर्ट जो है वो ओरिजिनली गुलेर का पार्ट था। अब ध्यान से समझना कि ये फोर्ट गुलेर का पार्ट था, बट इसको राजा धर्मचंद एंड राजा जयचंद ऑफ कांगड़ा ने कैप्चर करके रखा। ये दोनों ने मिलकर जो है वो कंट्रोल करके रखा था इस रीजन पे। तो सबसे पहला पॉइंट तो मिलने मतलब लड़ने का कारण मिल गया, वो मिल गया भाई ये तो तुम्हारा है ही नहीं। जो कांगड़ा के रूलर थे उसको बोलते हैं भाई देखो ये फोर्ट तो तुम्हारा है ही नहीं और तुमने इस पर गलत कब्जा करके रखा है, छोड़ो इसको। तो मुगल फोर्सेस क्या करती है, यहाँ से रिस्टोर करती है इस फोर्ट को गुलेर के राजा को, ठीक है। खुद कंट्रोल नहीं करती ताकि, क्योंकि उससे गुलेर के राजा के साथ दोस्ती भी करनी है, और यहाँ पर एक छोटी सी यूनिट छोड़कर जो है वो आगे चले जाते हैं नगरकोट की तरफ। तो ये रहा हमारा कोटला फोर्ट का चैप्टर। अब नगरकोट की तरफ जब जाते हैं तो मुगल की जो फोर्सेस थी, मुगल फोर्सेस वो नगर जो ये कांगड़ा फोर्ट था इसको पूरा सीज कर लेते हैं। बट लेकिन क्या होता है कि अकबर के रिलेटिव, वो कहते हैं ना कि अपने ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, अपने देख नहीं सकते कामयाब होता हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि अकबर के जो रिलेटिव थे जिनका नाम था इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा और मुसद मिर्ज़ा, ये दोनों पंजाब में इन्वेड कर देते हैं, पंजाब वाले रीजन को। तो अभी पंजाब का गवर्नर कौन था, हुसैन कुली खान। ये तो बेचारा नगरकोट गया हुआ है, ये तो अकबर के लिए लड़ रहा है, इसको वापस आना पड़ता है। तो मुगल फोर्सेस क्या होती है, वो डिपार्ट करती है नगरकोट से पंजाब की तरफ, और फाइनली ये मिशन को छोड़ना पड़ता है। मीनवाइल अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो कांगड़ा का रूलर था दैट इज़ गोविंद चंद। अभी क्या देखो सीधी बात रहती है, गोविंद चंद को लगता है कि नहीं नहीं यार वापस जा रहे हैं, दोस्ती कर लेते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है सर हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पंजाब पर अटैक किया है, इट इज़ नॉट गुड, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपने नगरकोट को सीज़ किया, कोई इशू नहीं, हम इस मैटर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वो कहता है कि चलो मैं आपको छोड़ने चलता हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो फाइनली क्या होता है कि ये क्या करता है, मुगल आर्मी के साथ आता है, ठीक है, अगेंस्ट मिर्ज़ा ब्रदर्स, बट लेकिन वापस चले जाता है। मतलब थोड़े से आगे तक थोड़ा सा छोड़ कर आता है, फिर वापस चले जाता है, बोलता है नहीं नहीं सर मेरे को बहुत ज़रूरी काम आ गया, मैं वापस चलता हूँ। तो ये वापस चले जाता है। अकबर ये सब देख रहे होते हैं, अकबर समझ रहे होते हैं। फिर अकबर क्या करते हैं, एक और कोशिश करते हैं, तोदरमल को भेजते हैं। इस बार तोदरमल अकबर के फाइनेंस मिनिस्ट्री थे, उनको भेजते हैं। और ऑलमोस्ट तोदरमल क्या करते हैं कि जो रोहालू वाला रीजन था चंबा से, उसको कैप्चर कर लेते हैं, बट नगरकोट का जो फोर्ट था उसको कंट्रोल नहीं कर पाते तोदरमल। तो ये कहानी याद रखना, ठीक है, गोविंद चंद की कहानी याद रखना। और उसके बाद तोदरमल को भी भेजते हैं, बट लेकिन उतना कामयाब नहीं हो पाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा है। उसके बाद क्या होता है कि कहानी बदलती है कि जो जयचंद था उसकी डेथ हो जाती है, जो जयचंद जो कांगड़ा का रूलर था उसकी डेथ हो जाती है 1585 में। स्ट्रांग रूलर गया। अब क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट जो रूलर बनता है दैट इज़ बिधिचंद, ठीक है, इनका बेटा था। और ये क्या करता है, अलाइंस बनाता है जम्मू के राजा के साथ और कांगड़ा के राजा के साथ। या अगर हम बात करें कि जितनी भी जो स्टेट्स थी जम्मू और कांगड़ा के बीच में, उनके साथ जो है वो ये अलाइंस बना लेता है, प्रॉपर अलाइंस बनाता है। अब अकबर को पता चलता है कि भाई अलाइंस बन रही है, भाई ये यूनाइट हो रहे हैं पहाड़ी राजे सारे। तो अकबर क्या करता है, जैन खान कोका को भेजता है। ये अकबर का फोस्टर ब्रदर था। बोलता है कि भाई देख अभी भाईचारा निभाने का समय आ गया, चल अभी चल, ये जो अलाइंस है इसको क्रश कर किया। तो मुगल फोर्सेस क्या करती है, ऑलमोस्ट इस रीजन पे कंट्रोल कर लेती है। बट लेकिन ये क्या करते हैं, जितना भी रीजन जो ये आपके जम्मू से कांगड़ा के बीच में जितनी भी जो है वो रियासतें थी जो कि अलाइंस बनाते हैं, इन सबको जो है वो जीत लेते हैं, लेकिन दोबारा से सारी सारी टेरिटरी दे देते हैं। इवन ये कहा जाता है कि बिधिचंद, जिसकी डेथ जो है वो 1605 में हुई, उसको सक्सीड करते हैं त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद जो है वो बेटे होते हैं बिधिचंद के। अब अकबर ने पॉलिसी खेली थी यहाँ पे कि जब ये सरेंडर यहाँ पर हुआ था तो त्रिलोक चंद को एज अ होस्टेज लेकर गए थे मुगल कोर्ट में, वही कि प्रिंस हमारे पास रख दो, रिवोल्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एक अनदर यहाँ पर रिवोल्ट देखा जाता है छोटा सा, और ये रिवोल्ट क्या रहता है आपका 1594 से लेकर 95 के बीच में रिवोल्ट हुआ। और ये रिवोल्ट कौन करता है, राजा ऑफ जसरोता। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो नगरकोट का रूलर था उस टाइम पे और राजा बासु ऑफ द नूरपुर, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, इन दोनों ने सपोर्ट नहीं किया, ये आपको याद रखना है। सप्रेशन की अगर हम बात करें तो अंडर मिर्ज़ा रुस्तम कंधेरी जो है वो आपका भेजा गया, और अदर फोर्सेस जो है वो शेख फरीद के अंडर आई थी।
और एक ये भी कहा जाता है कि शेख फरीद को इसके बाद जब बाद में उन्होंने जब काफ़ी कंट्रोल किया रीजन पे, तो शेख फरीद को जो है फिर टाइटल भी दिया गया यहाँ पर मुर्तज़ा खान का, और कांगड़ा फोर्ट को सीज़ करने के लिए उनको जो वो इन 1615 जो वो टारगेट दिया गया था, और साथ में सूरजमल को भी भेजा गया था। तो ये पूरा हम जो है वो डिस्कस करेंगे अभी आगे, जब हमारा जो है वो नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो एक चैप्टर चलेगा छोटा सा। तो देखो शेख फरीद एक नाम आ जाता है यहाँ से, ठीक है, मिर्ज़ा रुस्तम वाला नाम याद रखना, ये रिवोल्ट जसरोता का था, इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। शेख फरीद को ट्रायल के लिए भेजा जाता है कि देखते हैं कितना अगर जो है वो कामयाब रहेगा। तो शेख फरीद उस टाइम पे गवर्नर थे पंजाब के, पंजाब गवर्नर। देखो सबसे पहले अगर हिली रीजन पर अगर हम बात करें, जब हिली रीजन को कंट्रोल किया तो ब्रिटिशर्स ने भी पंजाब के थ्रू ही रूल किया। सिमिलर जो मुगल थे उन्होंने भी पंजाब के थ्रू ही, क्योंकि सबसे पास में पंजाब ही है तो पंजाब से ही आर्मी जानी है। फिर बारी आती है जहांगीर की। जहांगीर क्या करते हैं, शेख फरीद जो पंजाब के गवर्नर उनको प्लस साथ में सूरजमल ऑफ नूरपुर इनको भेजते हैं कि नगरकोट को सीज करके आओ। तो फरीद और सूरजमल दोनों आते हैं नगरकोट को सीज करने के लिए। बट लेकिन होता क्या है कि सूरजमल को बुला लेते हैं वापस जहांगीर और बोलते हैं कि भाई मेरा प्रिंस जो है वो शाहजहाँ वो अकेला है दक्कन में, जाओ उसकी मदद करने के लिए आप। तो सूरजमल जी को बोलते हैं कि सूरजमल जी आप जाओ प्रिंस शाहजहाँ की जो है उनकी मदद करो दक्कन में। तो फाइनली क्या होता है, शेख फरीद अकेले रह जाते हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है। और ये कहा जाता है कि 1616 या 17 में उनकी डेथ हो गई थी पठानकोट में। उसके बाद जो पंजाब के गवर्नर बनते हैं दैट इज़ राजा मान सिंह। राजा मान सिंह को पंजाब का गवर्नर बनाया जाता है और सेकंड अटैम्प्ट फिर राजा मान सिंह करते हैं। लेकिन जैसा राजा मान सिंह को ये कहा जाता है कि राजा मान सिंह जो है वो उस टाइम जयपुर के राजा थे, उनके पास उनको पंजाब का गवर्नर भी बना दिया। बट लेकिन क्या होता है कि ये चार्ज लेने के लिए जा रहे होते हैं, और जैसे चार्ज लेने के लिए जा रहे होते हैं तो इनको एक पर्सन था, एक ज़मींदार था, कुछ लोग इसको ज़मींदार कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि राजा ऑफ जम्मू थे, जिनका नाम था संग्राम इनको मार देता है। तो चार्ज साइन करने से पहले ही जो है वो ये चले जाते हैं। तो दैट मीन्स सेकंड अटैम्प्ट भी रह गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जहांगीर बड़े परेशान हो रहे होते हैं। जहांगीर बोलते हैं यार 2 अटैम्प्ट कर लिए हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिला, बुलाओ शाहजहाँ को, चर्चा करते हैं। बाप बेटा दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि क्या हुआ, क्यों गलती करी, कहाँ पे गलती रह रही है। फिर ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि यार ऐसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, कहते हैं कि कुछ फाइनल डिसीजन निकालना पड़ेगा। तो ये 2 पर्सनस को सिलेक्ट करते हैं, सूरजमल और दूसरा का नाम था शाह कुली खान मोहम्मद ताकी। तो सूरजमल और ताकी को भेजने का जो है वो प्लान बनाया है इस बार कि नगरकोट को जो है वो ये पूरा सीज करेंगे, कांगड़ा को कंट्रोल में करेंगे, अपने जो है वो पार्ट बनाएंगे मुगल एम्पायर का। तो अब कहानी कैसी है यहाँ पे, शाहजहाँ कहते हैं कि ऐसे नहीं भेजना, अब की बार ना रिस्पेक्ट देकर भेजेंगे। तो क्या करते हैं, सूरजमल को ना टाइटल देते हैं, ऑनर देते हैं खिल्लत का, ड्रेस ऑफ ऑनर देते हैं और एक एलिफेंट देते हैं और साथ में ज्वेलरी देते हैं जिसको दागर कहते हैं। तो सूरजमल खुश हो गया और इन रिटर्न ताकी को सिर्फ खिल्लत देते हैं। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट जो है वो यहीं से शुरू हो गया। अब क्या होता है कि रॉयल एक्सपीडिशन जो शुरू होता है वो सितंबर 1617 में शुरू होता है। जब ये शुरू होता है तो जब ये दोनों जा रहे होते हैं, दोनों आपस में लड़ना शुरू होता है कि यार देख मैं तो लीडर हूँ, मेरी मर्जी चलेगी। सूरजमल कहते हैं देखो कंसीडर हिमसेल्फ सुप्रीम कमांडर, वो कहता है कि भाई मैं हूँ लीडर, ठीक है, मुझे मिला है खिल्लत के साथ एलिफेंट और ज्वेलरी भी, भाई तो मेरे को ज़्यादा सामान मिला है, मतलब मैं इस ग्रुप को लीड कर रहा हूँ, जो ये एक्सपेडिशन हो रहा है मैं इसको लीड कर रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कमांडर बनते हैं ताकी के साथ फिर इनकी जो है वो छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हो जाती है, सास बहू वाली नोकझोंक शुरू होगी। अब ये बात तो जहांगीर को पता चल गई। जहांगीर ने कहा भाई ताकि भाई आ जाओ वापस, कोई बात नहीं, सूरजमल अगर कह रहे हैं सुप्रीम कमांडर है तो उनको कंट्रोल करने दो। ताकी को रिकॉल कर दिया। सूरजमल क्या करते हैं, वो और भी थोड़े चालाक थे, वो देखते हैं कि यार ये मुगल फोर्सेस तो वापस जा रही है, मैं क्यों अपनी आर्मी लेकर जाऊँ, मेरी आर्मी क्यों मरे। वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी ट्रूप्स को वापस भेजना शुरू कर देते हैं रियासत की तरफ, अपनी जागीर की तरफ जब वो वापस भेजना शुरू कर देते हैं नूरपुर। तो ऑलमोस्ट इससे क्या पता चलता है हमें कि मुगल आर्मी कमज़ोर हो गई, ठीक है। और प्लस साथ में सूरजमल क्या करते हैं, सूरजमल कलेक्टेड हिज ट्रूप एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट मुगल। वो अपनी उसकी तरफ तो अपनी टेरिटरी की तरफ भेज ही रहे थे, लेकिन वो क्या करते हैं फिर मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही जो है वो रिवोल्ट कर देते हैं। तो एक पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया था मुगल सरकार ने कि भाई आप जाओ और कैप्चर करके लाओ, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो खुद ही रिवोल्ट कर देता है। उसको रिस्पेक्ट भी दी इतनी, वो फिर भी रिवोल्ट कर दिया। तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, जहांगीर एक्शन लेते हैं और वो किसको भेजते हैं, राय रियान सुंदर दासा, इसको भेजते हैं
टू सप्रेस द रिवोल्ट, ये जो सूरजमल जी ने रिवोल्ट किया है इसको। और सूरजमल क्या करते हैं, मानकोट ऑफ चंबा जो रीजन है, प्रेजेंटली अगर हम बात करें इट इज़ इन कांगड़ा, बट उस टाइम पे चंबा रियासत का पार्ट था, वहाँ पर जाकर छुप जाते हैं और इनकी डेथ जो है वो 1619 में होती है। 1619 में जो है वो इनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सूरजमल जी के एक भाई थे जिनका नाम था जगत सिंह, जो कि उस टाइम पे बिहार में बंगाल में बिजी थे। वो बंगाल में मुगल सरकार के लिए काम कर रहे थे। उनको बुलाते हैं और उनको जो है वो नया जो है वो यहाँ पे राजा बनाते हैं और फाइनली उनको बोलते हैं कि आप ज्वाइन करो राय रियान के साथ कि जो आपका ये कांगड़ा फोर्ट है इसको कंट्रोल किया जाए। तो इसको फेमस सीज कहा जाता है और इस बार जो है वो कांगड़ा फोर्ट को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो फाइनली क्या करता है, जब जहांगीर को ये न्यूज़ मिलती है तो वो मिलती है 20 नवंबर 1620 को जो है वो ये न्यूज़ मिलती है जहांगीर को कि भाई कांगड़ा फोर्ट को कंट्रोल कर लिया। जहांगीर खुश होते हैं, लेकिन उनकी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उनको अभी भी लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो वो 2 साल बाद जो है वो फिर जाते हैं कांगड़ा, 2 साल बाद पहुंचते हैं। तो उसको भी हम पूरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अटेम्प्ट तो उसके बाद कोशिश, जब ये आपका जीत लेते हैं तो पहला जो गवर्नर बनता है, मुगल गवर्नर बनता है कांगड़ा फोर्ट का, तो वो बनता है नवाब अली खान। और जो लास्ट था वो था सैफ अली खान। 1740 से लेकर 83 तक और ऑलमोस्ट 1783 तक जो है वो मुगल्स के कंट्रोल में रहा फिर कांगड़ा फोर्ट। और संसार चंद जो है वो फिर इस फोर्ट को जो है वो अगेन जो है वो कैप्चर करते हैं। इसके बीच में और भी जो छोटे छोटे रूलर्स थे उन्होंने कोशिश करी कांगड़ा फोर्ट को, जो ये आपका नगरकोट फोर्ट था, इसको कंट्रोल वापस लेने की, बट कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि मुगल स्ट्रांग थे उस टाइम पे। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जहांगीर को पता चल गया, कहते हैं 16 जनवरी 2020 जनवरी 1622 1622 में जहांगीर क्या करते हैं, अपनी वाइफ के साथ नूरजहां के साथ जो है वो सिब्बा और गुलेर के थ्रू होते हुए जो है वो इस रीजन में पहुंचते हैं और नूरपुर और पठान के थ्रू जो है वो पठानकोट के थ्रू जो है वो वापस जाते हैं। तो इस टाइम पे चंबा के जो रूलर थे, ठीक है, जनार्दन और उनका भाई था बिशंबर, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई हम जो है वो जहांगीर से मिलेंगे, जहांगीर आ रहे हैं। बट लेकिन जगत सिंह ऑफ नूरपुर इन दोनों को मार देता है, तो ये एक्साइटमेंट में ही मर जाते हैं, मिल भी नहीं पाते। देन जहांगीर क्या करते हैं, यहाँ जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि जो आपके प्रिंसेस थे जिनको हॉस्टेजेस रखा था, उनको जो है वो मियाँ का टाइटल जो है वो जहांगीर ने दिया था। शाहजहाँ के टाइम पे अगर हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर का एक्सपेंशन हुआ है, बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर का एक्सपेंशन हुआ है पूरे इंडिया में, गोल्डन एज कहा गया है एक तरह से। और यहाँ पर जो है वो रीजन को कंट्रोल तो करके रखते हैं, लेकिन साथ में हिली रूलर ट्रिब्यूट पे करते हैं एनुअली, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। जो कांगड़ा फोर्ट दिक्कत कर रहा था वो ऑलमोस्ट जो है वो जहांगीर ने सॉल्व कर दी थी। उसके बाद औरंगजेब की आती है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। तो औरंगजेब की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को 25-25 सालों में डिवाइड किया गया है। तो 25 साल वो नॉर्थ में रहता है, 25 साल वो दक्कन में रहता है, दक्कन पॉलिसी। तो जब वो नॉर्थ में रहता है तो उसका ध्यान था बंगाल की तरफ, तो बंगाल को कंट्रोल करता है। जब वो साउथ में जाता है दक्कन, तो वो नॉर्थ के रूलर्स को बोलता है भाई पैसा दो, पैसा दो, आपको फंड देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ लड़ाई दक्कन में, मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये कहा जाता है कि टू फंड दक्कन कैंपेन्स ही असाइंड, किसको भेजा था, अजीम खान को भेजा था, टू रिकवर ट्रिब्यूट फ्रॉम द हिली रूलर्स, जिन्होंने नहीं पे किया है, जो डिफॉल्टर्स हैं उनसे जो है वो पैसा कलेक्ट किया जाए। ऐसा करने के लिए जो है फिर अजीम खान को भेजा था। उसके बाद अलीफ खान को भी अपॉइंट किया था कि वो कांगड़ा से और नीबरिंग रीजन से जो है वो पैसा लेकर आए फंड करने के लिए वॉर्स को, जो दक्कन में चल रही थी उस टाइम पे। तो ये बिल्कुल बेसिक। अब क्या होता है, अलीफ खान जो पर्सनालिटी थे, ये सबसे पहले अप्रोच करते हैं राजा कृपाल चंद, ठीक है, राजा कृपाल चंद के पास जो है वो अप्रोच करते हैं। तो ये जो राजा कृपाल चंद थे ये कहते हैं अलीफ को कि अलीफ भाई सुन यार, अलीफ सर सुनो, ये जो राजा भीमचंद है कहलूर का, इसके पास बहुत पैसा है और सबसे स्ट्रांग भी यही है। और अगर ये भीमचंद ने अगर पैसा दे दिया ना, राजा भीमचंद ऑफ कहलूर अगर इसने पैसा दे दिया तो ऑलमोस्ट फिर सब दे देंगे, सारे के सारे पैसे जो हो फिर सब इसको फॉलो करेंगे। अलीफ खान को लगता है कि भाई ठीक कह रहा है। अब उसको क्या पता था कि कृपाल चंद इसका बना रहा है, बट लेकिन इसको लगा कि नहीं आइडिया तो सही दे रहा है। तो ये क्या करता है, क्योंकि इसके माइंड में भी ये था कि अलीफ खान अगर भीमचंद इतना स्ट्रांग है तो हो सकता है कि अलीफ खान को वो डिफीट कर दे तो दोनों के दोनों बच जाएंगे। लेकिन अलीफ खान क्या करता है, प्रोसीड करता है टुवर्ड बिलासपुर की तरफ वो जा रहा होता है। और फिर नौदान वो जब पहुंचता है नौदान वाले रीजन में, तो वहाँ से एक इनवॉय भेजता है भीमचंद के लिए और कहता है भीमचंद को कि भीमचंद ट्रिब्यूट पे करो। भीमचंद कहते हैं नहीं पे करूँगा,
भीमचंद कहते हैं नहीं पे करूँगा, और भीमचंद क्या करते हैं फिर अलाइंस बनाते हैं जो बाकी राजा थे उनके साथ, प्लस यहाँ पे जो सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी वो भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो उस टाइम पे नदौन में थे और वो भी सपोर्ट करते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है वर्सेस मुगल, और मुगल की साइड पे कौन थे, कृपाल चंद ऑफ कांगड़ा। तो इससे हमें ये भी क्लियर होता है कि कांगड़ा वर्सेस बिलासपुर शुरू से चलता आया। अब ये जो अलायंस थी, ठीक है, इसमें जो है वो आपका इंपॉर्टेंट राजाओं में अगर हम बात करें तो पृथ्वी चंद ऑफ दत्तरपुर ये थे, और सुखदेव गाजी ऑफ जसरोता, ये दो इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें थे, और भी बहुत सारे थे। बैटल होती है यहाँ पर और बोथ साइडेड को काफ़ी नुकसान होता है, दोनों साइडेड को काफ़ी नुकसान होता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो अलीफ फोर्सेस थी वो डिफीट, वो हार जाते हैं, नुकसान दोनों तरफ होता है, लेकिन जो अलीफ खान की फोर्सेस थी वो हार जाती है। अ स्मॉल डिफीट जो है वो देखी जाते हैं यहाँ पे अलीफ खान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद क्या होता है, अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली भी इसको कहा जाता है, वो इन्वेड करते हैं रेगुलर। देखो मीनवाइल ये सब चलता रहता है, ठीक है, पूरी की पूरी फेज जो आपको सिर्फ याद करने हैं, ठीक है, इतना सा चैप्टर रहता है औरंगज़ेब की स्टोरी से जो आपको पढ़ना है कि औरंगज़ेब ने जो है वो दक्कन कैंपेन के लिए जो पर्सन्स को भेजा और पैसा इकट्ठा करने के लिए। इसके बाद और भी आता है जिसको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि कांगड़ा चैप्टर क्या रहता है और सिरमौर चैप्टर क्या है, चंबा चैप्टर वो। तो अहमद शाह दुर्रानी की अगर हम बात करें तो इन्वेड किया है 1748 से लेकर 1768 तक। ये कहा जाता है कि मुगल जो अंपायर था और एम्परर वो दोनों कमज़ोर हो गए थे और पॉलिटिकल वैक्यूम एक बन गया था। अब उस टाइम पे जो राजा थे, राजा घमंड चंद, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिगेन ऑल द टेरिटरी ऑफ द कांगड़ा एंड द स्टेट एक्सेप्ट द फोर्ट। इवन अहमद शाह अपॉइंटेड घमंड चंद एज गवर्नर ऑफ द जलंधर दोआब। अब मैं इसकी कहानी आपको सिंपली शॉर्ट में बताता हूँ। हमें पता है कि 1783 तक जो है वो मुगल्स के पास था कांगड़ा फोर्ट, या फिर अगर हम बात करें जो आपका ये फोर्ट हो गया नगरकोट वाला फोर्ट। अभी पता है कि आपका नादिर शाह जब ने अटैक किया, नादिर शाह ने, सबसे पहले नादिर शाह पे चलते हैं 1739, जो रंगीला थे वो कमज़ोर हो गए। फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली की फ्रीक्वेंट रेड 1748 से लेकर जो है वो आगे 1768 तक 10 बार उसने किया। तो जब रेड किया तो उससे क्या हुआ कि ये पता चल गया कि एम्परर कमज़ोर है। तो जिस तरह से आपका बंगाल राइज़ किया, निज़ाम राइज़ किए, उसी तरह से यहाँ पे कांगड़ा भी राइज़ किया। तो कांगड़ा के जो रूलर थे घमंड चंद, वो सारी टेरिटरी ऑलमोस्ट जितनी मुगल्स के पास गई थी वो टेको वापस से ले लेते हैं। बट लेकिन ये नूरपुर वाला जो फोर्ट, जो आपका ये नगरकोट वाला फोर्ट था, इसको नहीं ले पाते वापस। इसको संसार चंद लेकर आए हैं 1783 में। तो ये आपको याद रखना है कि संसार चंद इसको लेकर आए हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे चंबा चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले कोई भी डायरेक्ट जो है वो ऐसा एविडेंस नहीं रहता कि चंबा जो है वो मुगल्स के कंट्रोल में रहा, ठीक है। ये कहा जाता है कि इनडायरेक्टली जो है वो कंट्रोल किया बाय कंट्रोलिंग कांगड़ा फोर्ट, कि कांगड़ा फोर्ट को कंट्रोल कर लिया, मतलब चंबा को रीजन वाले चंबा रीजन को कंट्रोल कर लिया। अकबर सेंड करते हैं राजा तोदरमल को, जब हमने बात की थी तोदरमल की, जी आओ और आप चंबा वाले रीजन को कैप्चर करके आओ। तो रिहालू, ठीक है, चरी और घरोल, ये रीजन जो चंबा का था वो मुगल एम्पायर के अंडर आ जाता है कंट्रोल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ के जो रूलर थे राजा प्रताप सिंह वर्मन, ठीक है, वो क्या करते हैं, कंटेम्परेरी थे अकबर के, और ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि वो अकबर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे। तो ये नाम याद रखना है कि अकबर के टाइम पे चंबा का राजा कौन था, राजा प्रताप सिंह वर्मन, ये आप याद कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहा जाता है कि इवन चंबा रूलर्स जो थे उन्होंने क्या किया था, हैंडेड ओवर द प्रॉपर्टी एंड द आर्टिकल्स ऑफ द सूरजमल। सूरजमल जो उस टाइम पे जब चंबा के किसी फोर्ट में आकर छुप गए थे, तो फाइनली 1619 में जब उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जितना भी जो उनका सामान था, आर्टिकल्स वगैरह थे, वो सभी जो है वो किसको दिए थे, मुगल जो अथॉरिटी थी उसको दिए थे, अथॉरिटी आफ्टर सूरजमल डेथ, सूरजमल की डेथ के बाद। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपकी चंबा रियासत थी वो लॉयल थी मुगल्स के लिए। एक बैटल आती है, बैटल ऑफ ढलौग। ये बैटल ऑफ ढलौग जो वो 1623 में हुई थी। कहाँ पर, नियर डलहौजी। इसमें किस किस के बीच में हुई थी ये, बिटवीन चंबा एंड नूरपुर। तो यहाँ पे जो चंबा का जो राजा था वो था राजा जनार्दना, और जो नूरपुर का राजा था वो जगत सिंह, और ये कहा जाता है जगत सिंह इसको मार भी देता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, वो हमने बात की ना कि वो दोनों वेट कर रहे थे कि जहांगीर आएंगे, बट वो जो आपका नूरपुर का राजा था जगत सिंह को मार देता है। तो वो ये कहानी रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है एक्शन में, अगर हम बात करें, जगत सिंह किल द जनार्दना, ठीक है, एंड रिगेन, ठीक है, एंड द रीजन केम, एंड जो आपका ये एंड द रीजन केम अंडर द नूरपुर फॉर 2 डिकेड्स। तो ये जो चंबा वाला रीजन था वो 2 साल के लिए फिर किसके अंडर चला जाता, जगत सिंह के अंडर, यानी कि नूरपुर के अंडर जो है वो चल जाता। मीनवाइल क्या होता है, जगत सिंह, ठीक है, जगत सिंह कोशिश करते हैं और वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि भाई मैं तो स्ट्रांग हूँ,
तो वो मुगल्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। तो इस टाइम पे क्या करते हैं, शाहजहाँ किसको भेजते हैं, मुराद बख्श को 1641 में। और साथ में उनको सपोर्ट कौन करता है, मंडी का रूलर, और मंडी के रोहतांग पास के थ्रू होते हुए एंड रोहतांग सुकेत के होते हुए वो जाओ जगत सिंह को जो जगत सिंह था उसको डिफीट करते हैं। और यहाँ पर जो एक फोर्ट तारागढ़ था उसको भी सीज कर लेते हैं, बट लेकिन जो राजा था उसको माफ़ कर देते हैं। और जो चंबा का रूलर था पृथ्वीचंद, ठीक है, उसको जो है वो उसकी जागीर वापस करते हैं और साथ में उसको जसवान, ठीक है, ऑल्सो ग्रांटेड। एक तो पृथ्वीचंद था उसको यहाँ पर जो राज्य देते चंबा का, और जो आपका यहाँ पे ऑल्सो ग्रांटेड जागीर ऑफ जसवान परमानेंटली टू चंबा, पृथ्वीचंद को वो दे देते हैं। तो हमें याद रखना है कि पृथ्वीचंद को शाहजहाँ जो है वो टेरिटरी, जब वो राजा यहाँ के जो आपके ये राजा हुए क्या नाम, राजा जगत सिंह, वो रिवोल्ट करते हैं जब, तो उसके बाद ये टेरिटरी जो है वो जसवान की टेरिटरी चंबा रूलर के पास चली जाती है। देन उसके बाद पृथ्वीचंद जो है वो सक्सीड करते हैं चतर सिंह को, ठीक है, जो कि कंटेम्प्रेरी थे औरंगजेब के। और ये कहा जाता है कि पृथ्वीचंद के बाद अगर हम बात करें चतर सिंह की, तो उन्होंने जो है वो रिफ्यूज़ किया था, औरंगजेब के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था कि टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना। औरंगजेब ने ऑर्डर दिए थे कि टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करो, नए टेम्पल ये बनाने हैं, पुरानों की रिपेयर नहीं करनी है, लेकिन इसने मना कर दिया था क्लियरली, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इवन ऑर्गेनाइज्ड हिली रूलर्स एक अलाइंस बनाई थी अगेंस्ट द मुगल आर्मी, जो किसने लीड करी थी, मिर्ज़ा बेग ने, ठीक है। और इसमें जो है वो मुगल्स की डिफीट होती है, तो ऑलमोस्ट ये भी क्लियर होता है। और इससे ये भी पता चलता है कि हिली चीफ जो है वो रिकवर करते हैं सारी की सारी टेरिटरी जो प्रीवियसली उन्होंने मुगल्स को लूज़ करी थी। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट रहता है। तो औरंगजेब के टाइम पे जो रूलर था इंपॉर्टेंट वो था राजा चतर सिंह। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज सिरमौर चैप्टर, और लास्ट जो है वो ये टॉपिक रहेगा। सिरमौर चैप्टर की अगर हम बात करें मुगल्स ने किस तरह से कंट्रोल किया, एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि सिरमौर जो है वो मुगल्स पे डिपेंडेंट था। क्यों? क्योंकि सिरमौर का जो रीजन है वो टच करता है उत्तराखंड के साथ, यानी कि गढ़वाल वाला रीजन और गढ़वाल का रूलर। अब गढ़वाल का रूलर अगर अटैक ना करे तो उसके लिए सिरमौर के पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बैकअप के लिए जो ऑप्शन था दैट इज़ मुगल, तो मतलब मुगल के साथ दोस्ती। तो मुगल ट्राई टू कैप्चर सिरमौर एंड ऑल्सो इवन जो आपके राजा करम प्रकाश थे टू बुद्धि प्रकाश, वो अकबर के लिए लॉयल रहते हैं और जहांगीर के लिए भी। तो अकबर और जहांगीर के लिए लॉयल थे। इवन ये कहा जाता है कि राजा मंदता प्रकाश सपोर्टेड शाहजहां अगेंस्ट गढ़वाल चीफ। तो ये भी क्लियर होता है, ठीक है। तो अभी पता चल गया कि शाहजहां के टाइम पे राजा मंदता प्रकाश जो है वो आपके सिरमौर के रूलर थे। फिर उसके बाद सुभोग प्रकाश, ये औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे, और ये कहा जाता है ड्यूरिंग मैदानी प्रकाश गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो सिरमौर को विजिट किए थे, और यहाँ पर जो है वो पांटा साहिब गुरुद्वारे की जो फाउंडेशन जो है वो रखी गई थी। अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, पहले हम सिख को कवर करेंगे पूरा का पूरा, फिर उसके बाद सिख को हिमाचल से लिंक करके पढ़ेंगे। तो देखो साथ में मॉडर्न हिस्ट्री भी हो रही है और हिमाचल भी कवर हो रहा है, तो दोनों को साथ के साथ में कवर करेंगे। आई होप इस वीडियो में जितना भी कंटेंट हमने डिस्कस किया है वो आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ।